गुड मॉर्निंग बच्चों। सीए फाउंडेशन लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कर रहे हैं बेटा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कर रहे हैं आप बेटा। अभी तक आपने यूनिट 1 रिवाइज कर लिया, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर आपने कंसिडरेशन यूनिट 2 रिवाइज किया। फिर हमने यूनिट 3 में अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन किया। आज के क्लास में हम लोग जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज यूनिट नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये यूनिट डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट यहाँ से पूछता है और जो डायरेक्ट है उन पे बेस्ड केस स्टडी भी पूछता है। तो अगर आपको प्रोविजन समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो हमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं और इनडायरेक्ट में बस बाइफर्केशन, प्रोविजन, गिवन केस, एनालिसिस, कंक्लूजन के फॉर्म में लिखते हैं कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन यूनिट 4 जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस? व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। बेटा कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस आए, अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर देना, अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल्ड कर देना ही डिस्चार्ज है, परफॉर्मेंस है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपनी कार बेचेंगे, आपने कहा कि 2 लाख रुपए देंगे, मेरा ऑब्लिगेशन आया कार देने का, राइट मिला कि उस कार के बदले मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। आपका ऑब्लिगेशन आया बेटा मुझे 2 लाख रुपए देने का और अधिकार मिला था, राइट मिला था कार लेने का। तो मेरा जो ऑब्लिगेशन था कि भैया मैं 2 लाख रुपए के बदले कार दूंगा, जब मैंने अपना ऑब्लिगेशन पूरा किया तो इसी को बोलते हैं कि मैंने परफॉर्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस मींस फुलफिलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से मेरे ऊपर जो लाइबिलिटी आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, ऑब्लिगेशन आया, ड्यूटी आई, उसी को पूरा कर देना इज द परफॉर्मेंस। टाइप्स, 2 तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एक है एक्चुअल, एक है बेटा एक्चुअल और दूसरा है अटेम्प्टेड। एक्चुअल का मतलब बेटा ड्यू डेट में हमने परफॉर्म कर दिया होगा, बोथ पार्टी। ड्यू डेट था, मान लो 15 नवंबर को मुझे कार देना था, आपको पैसे देने थे, मैंने कार दिया, आपने पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। वहीं 15 को मैंने आपको 14 को फोन किया कि भैया कल ड्यू डेट है डिलीवरी का गुड्स का, मैं कल आपको कार दूंगा, आपने कहा नहीं नहीं अभी रुक जाइए थोड़ा 5 दिन, मैं आउट ऑफ स्टेशन दिल्ली आ गया हूं। मैंने कहा ठीक है, मैंने अटेम्प्ट किया कि परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन आपने जो है एक्सेप्ट नहीं किया था परफॉर्मेंस, तो इसको बोलते हैं अटेम्प्ट। जैसे आपने मर्डर करने की कोशिश की, मर्डर नहीं हो पाया तो अटेम्प्टेड मर्डर, वैसे ही आपने परफॉर्मेंस करने की कोशिश की और परफॉर्मेंस नहीं हो पाया तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। पढ़िए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल, when a party to contract has done what he has undertaken to do with the time and manner prescribed, contract is said to be performed। जो आपने बोला था कि करेंगे, बाद में क्लास देखते हैं बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय आप क्लास पढ़ा रहे हो उसी समय बच्चे क्लास देख रहे हो, उसके बाद भी बच्चे देखते हैं, ठीक है, इसलिए पढ़ाना होता है।
अब देखिए आप क्लास देख नहीं रहे हैं पर आप कमेंट करने आ गए। इसी तरीके से हो सकता है जो बच्चे सीरियस हैं, जेन्युइन है, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, एक्चुअल का मतलब है ड्यू डेट को मैंने परफॉर्म कर दिया। मैंने बोला था 15 नवंबर को कार देंगे, मैंने परफॉर्म कर दिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। अटेम्प्टेड मतलब कोशिश की लेकिन परफॉर्मेंस हो नहीं पाया। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को बेटा ऑफर टू परफॉर्म और टेंडर के नाम से भी जानते हैं। When the performance becomes due, promisor offers to perform his obligation, but the promisor refuses to accept the performance. प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस की कोशिश की, मैंने बोला कि भैया आज आपको जो कार देना था वो हम दे देंगे। प्रोमिसी ने कहा कि भैया सुनो ना, थोड़ा 5 दिन रुक जाओ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जब मैं आता हूँ दिल्ली वापस तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मैंने परफॉर्मेंस करने की कोशिश की लेकिन प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो अटेम्प्टेड रह गया। मैंने ऑफर टू परफॉर्म किया, इसीलिए अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को ऑफर टू परफॉर्म और टेंडर भी बोलते हैं। जहां प्रोमिसर कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है कि परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन प्रोमिसरी चूंकि एक्सेप्ट नहीं करता परफॉर्मेंस को, इसलिए अटेम्प्टेड रह जाता है। जैसे आपने किसी का मर्डर करने की कोशिश की, मर्डर नहीं कर पाए तो अटेम्प्टेड मर्डर। आप सुसाइड करने की कोशिश किए, नहीं मरे, अटेम्प्टेड सुसाइड। तो वैसे ही आप परफॉर्मेंस करने की कोशिश की और परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। कंडीशन, आप चाहते हैं कि आपने जो टेंडर किया, आपने जो अटेम्प्ट किया परफॉर्मेंस वो वैलिड हो, उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड हो उसके लिए? पहला, अनकंडीशनल करना होगा ना, अनकंडीशनल करना होगा। मैंने आपको बोला था कि भैया लक्ष्मी नगर में आपके घर कार डिलीवर कराएंगे। अभी हम आपको बोल रहे हैं कि भैया सुनो ना, आप अगर हमारे यहाँ वसुंधरा आ जाएंगे तो फिर मैं कार दे दूंगा। कंडीशन नहीं लगाइए, अनकंडीशनल। दूसरा, प्रॉपर टाइम और प्लेस पे। अब रात को 12 बजे फोन करके बोल रहे हैं कि अभी कार देने आऊं, तो प्रॉपर टाइम नहीं हुआ, इसलिए उसने मना कर दिया।
तीसरा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिन, अगर सामने वाला गुड्स को एग्जामिन करना चाहता है, देखना चाहता है, तो देखने दीजिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दीजिए। और मस्ट पे फॉर होल, पूरा ऑब्लिगेशन। ये मत बोलिएगा कि भैया पॉलिट टायर चारों लाके पहुंचा देते हैं, फिर स्टीयरिंग आएगा, फिर इंजन आएगा, फिर कार लाके असेंबल कर देंगे, तब वो मना कर देगा होल ऑब्लिग। मैं मान लो आपको राइस देना था 100 केजी, आप बोल रहे हैं कि 100 केजी एक ही दिन में थोड़ी ही बना दीजिएगा, 5-5 केजी करके दे दे, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप चाहते हैं कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड हो, तो अनकंडीशनल अटेम्प्ट करना हो, ऑफर टू परफॉर्म करना होगा, अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम पे करना होगा, वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको देना होगा, गुड्स को एग्जामिन करना चाहता है तो, और होल ऑब्लिगेशन पूरा। बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन कौन कर सकता है? बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा? पहला, प्रोमिसर हिमसेल्फ, प्रोमिसर करेगा हिमसेल्फ। कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल एंड डिलीजेंस, इट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। बेटा मेरी पर्सनल स्किल शामिल है, मैं सिंगर हूँ, मैं डांसर हूँ, मैं पेंटर हूँ, तो मुझे खुद ही, मेरी पर्सनल स्किल है तो मुझे ही परफॉर्म करना होगा, मेरे बदले कोई और तो परफॉर्म कर नहीं सकता। लेकिन अगर मेरी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व ना हो, तो मेरे लिए थर्ड पार्टी, मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मेरा एजेंट, ज्वाइंट प्रोमिसर, कोई भी परफॉर्म कर सकता है। तो पहला, बाय हुम, कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा? तो पहला नाम आता है प्रोमिसर हिमसेल्फ। अगर उसकी पर्सनल स्किल शामिल है, अगर उसी को केयर करना है, डिलीजेंस दिखलाना है, तो परफॉर्मेंस उसे खुद करना पड़ेगा। दूसरा नाम आता है एजेंट। जब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, तो मेरा एजेंट भी कर सकता, सामान ही तो बेचना है, तो फिर हम सामान बेचे या मेरा एजेंट सामान बेचे, दिक्कत क्या है? हाँ, अगर हम सिंगर हैं, डांसर हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, तब तो मुझे ही परफॉर्म करना होगा, मेरे बदले मेरा एजेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो परफॉर्मेंस कौन करेगा बेटा? पहला, प्रोमिसर हिमसेल्फ। जहां मेरी पर्सनल स्किल हो, मुझे खुद परफॉर्म करना होगा, पर्सनल स्किल नहीं है तो मेरा एजेंट कर सकता है। तीसरा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। Legal representative of a deceased promisor can also perform the contract of a contract. If a promisor does not involve his personal skill, but only up to the value of property inherited. हम मर गए, अब मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे, लेकिन कितना? जितना प्रॉपर्टी इनहेरिट हुआ है उतना ही। तो मैंने कर्जा लिया था, मुझे वो कर्जा चुकाना था, हम मर गए, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितना चुकाएगा? जितना उसको मुझसे मिला होगा मैक्सिमम, उतना ही। तो थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, व्हेन अ promisee accept परफॉर्मेंस, he cannot afterward enforce it against the promiser. बेटा मुझे पैसे देने थे आपको 1 लाख, मेरे बदले मिस्टर सी ने दे दिया 80,000, तो अब आप मुझसे सिर्फ 20,000 ही तो डिमांड कर सकते हैं, बाद में आप मुझसे 1 लाख थोड़ी मांग सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे बदले थर्ड पार्टी ने परफॉर्म किया, आपने थर्ड पार्टी के परफॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आप मुझसे बैलेंस नहीं मांग सकते, दे दिया, ऑलरेडी दे दिया पार्टी।
ज्वाइंट प्रोमिसर इंपॉर्टेंट है, और नहीं तो फिर ज्वाइंट प्रोमिसर का बेटा मतलब क्या, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके प्रॉमिस करें तो उनको बोलेंगे ज्वाइंट प्रोमिसर। तो प्रोमिसर खुद परफॉर्म करेगा जब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो, नहीं तो प्रोमिसर, उसका एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पार्टी ज्वाइंट प्रोमिसर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ज्वाइंट प्रोमिसर, डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी, सेक्शन 42। जब दो या दो से ज्यादा, when two or more person have made a joint promise ordinarily, all of them, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके प्रॉमिस किए हैं तो उनके लाइफ टाइम में, ड्यूरिंग लाइफ टाइम सब ज्वाइंटली एंड सिवियरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। all of them all of them during their lifetime must jointly fulfill the promise आफ्टर द डेथ। मान लो उसमें कोई मर जाए, आफ्टर डेथ ऑफ, अगर मान लो कोई मर जाए, डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम, कोई मर गया, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो बचे हुए हैं मेंबर उनके साथ मिल के परफॉर्म करेगा। आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, सारे के सारे मर जाएं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सबके मिल के परफॉर्म करेंगे। ड्यूरिंग लाइफ टाइम ज्वाइंट प्रोमिसर परफॉर्म करेंगे। मान लो हम तीन लोग ए बी सी मिलके कुछ प्रॉमिस डी को किए थे, ए मर गया तो बी और सी ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके परफॉर्म करेंगे। ए बी सी तीनों मर गए तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके परफॉर्म करेंगे। एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड, क्या मान लो बेटा तीन लोग मिलके प्रॉमिस किए हैं ए बी सी, तो जो मिस्टर डी हैं वो सिर्फ ए को कंपेल कर सकते हैं क्या कि मिस्टर ए आप ही को पूरा पैसा देना होगा, बोल रहे हैं हाँ कर सकते हैं। उस केस में ए इनको पेमेंट कर देगा और बी और सी उनका कंट्रीब्यूशन ले लेगा। क्या बोला कि वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल ऑब्लिगेशन, he can call for a contribution from us। ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके परफॉर्म प्रॉमिस किया था ना बेटा डी को, तो डी जो है वो सिर्फ ए को या सिर्फ बी को या सिर्फ सी को भी कंपेल कर सकते हैं कि परफॉर्म करो। मान लो ए परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो बी और सी से उनका कंट्रीब्यूशन लेगा, यही होगा ना बेटा। पढ़िए एक बार, शेयरिंग ऑफ लॉसेस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। मान लो if any one of two or more joint promisor makes default in contribution, remaining joint promisor must bear the loss arising from default in equal share। मतलब बेटा ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके प्रॉमिस किया था डी को, ए हो गया दिवालिया इंसॉल्वेंट, और उसकी जो प्रॉपर्टी, मान लो इन तीनों ने मिलकर 90,000 का लोन लिया था, तो तीनों को कितना कितना देना था, 30,000 30,000 30,000। ए हो गया दिवालिया और उसकी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं रिकवर हुआ तो 30,000 का नुकसान हो गया, तो 30,000 को ये दोनों इक्वल बांट लेंगे, मतलब इनको और 15,000 देना होगा और इनको और 15, तो इन दोनों को देना पड़ जाएगा बेटा 45,000 ईच। यही बोल रहा है कि अगर मान लो दो या दो से ज्यादा लोग मिलके प्रॉमिस किए हो और उसमें से कोई एक लॉस कर दे कंट्रीब्यूशन देने में, तो उसके लॉस को बाकी दोनों पार्टनर इक्वल बांटते हैं। तो तीनों ने मिलकर 90,000 का लोन लिया था, ये हो गया दिवालिया, उसके एसेट से प्रॉपर्टी बेच के कुछ रियलाइज नहीं हुआ तो पूरा 30,000 का नुकसान हो चुका है। तो वो 30,000 का नुकसान बी और सी जो सॉल्वेंट पार्टनर है इक्वल, मतलब 15,000 रुपया बांट लेंगे कि अब 15,000 हम देंगे 15,000 हम, मतलब दोनों को 45 देना पड़ जाएगा क्योंकि एक का तो कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया, तो एक का कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया तो जो बाकी बचे हैं उनके शेयर को इक्वली बांटेंगे।
चलो बच्चों आगे बढ़िए। प्रोविजन हो गया तो क्वेश्चन देखेंगे। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर क्या होता है बेटा? एक ज्वाइंट प्रोमिसर को आपने रिलीज कर लिया, इसका क्या प्रभाव होगा? इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर को अगर रिलीज कर दें तो release of one of the such joint promisor by the promisee does not discharge the other joint promisor or promisor। ठीक तो बोल रहा है। मान लो 3 थे, एक को मैंने कहा कि ठीक है मिस्टर ए आप नहीं पैसे दे सकते हैं, जाइए कोई बात नहीं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमने बी और सी को भी रिलीज कर दिया। बी और सी को तो लाइबिलिटी चुकानी होगी, सीवियर लाइबिलिटी होती है। Neither it free the joint promiser so release। एक को रिलीज कर दिया कि ठीक है तुम्हारे पास पैसे है, नहीं है तो तुम जाओ। इसका कतई मतलब नहीं है कि बी से रिलीज होगा, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि ए अपना कंट्रीब्यूशन बी सी को नहीं देगा। क्या हुआ? प्रोमिसर बोल रहे कि अच्छा तुम मत देना, इसका ये थोड़ी मतलब है कि तुम अब बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर को अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे। Neither it free the joint promisor so released from responsibility to other joint promisor। एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे क्वेश्चन देखें, समझें और बनाएं। चलिए 1 मिनट का समय लीजिए, फिर हम बनाएंगे। आप पढ़िए, ज्वाइंट प्रोमिसर का केस है, ज्वाइंट प्रोमिसर का क्वेश्चन है, देखिए आपसे बन रहा है क्या? ज्वाइंट प्रोमिसर का बेटा क्वेश्चन है, देखिए तो आपसे बन रहा है क्या? एक्स वाई जेड जो है ज्वाइंटली 90,000 लिए हैं एल से। डिसाइड कीजिए इन केसेस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के तहत क्या एल सिर्फ वाई को कंपेल कर सकता है क्या कि पूरा पैसा दो? क्या एल केवल किसी वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कंपेल कर सकता है क्या? तीनों मर गए एक्स वाई जेड, तो सिर्फ एक के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कंपेल कर सकता है क्या? देखिए तो पढ़िए बेटा।
क्वेश्चन आप देख रहे थे, आपको मैंने टाइम दिया कि भाई खुद से बनाओ, देखिए सही है कि गलत। एक्स वाई जेड ने ज्वाइंटली बोरो किया 90,000 एल से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ने मिलके किससे एल से 90,000 रुपए लिए हैं बेटा। पहला प्रश्न, क्या एल वेदर एल कैन कंपेल ओनली वाई, सिर्फ वाई को बोल सकता है कि तुम पेमेंट करो, हाँ बोल सकता है। Whether L can compel only the legal representative of Y to pay the loan of 90,000, तीनों मर गए, दूसरे केस में तीनों मर गए, X भी मर गया, Y भी मर गया, Z भी मर गया, तो सिर्फ Y के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोला जा सकता है क्या कि तुम पे करो, नहीं, सबके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल के परफॉर्म करें। तीसरा, whether Y Z are released from their liability to X and X is released from his liability to YZ for contribution। देखो, अगर मान लो बेटा X ने क्या की, L ने क्या किया, X को रिलीज कर दिया, भाई तुम जाओ जाओ सिमरन जा, X जा, तू जी ले अपनी जिंदगी, Y और Z से मैं पैसे ले लूंगा, तो Y और Z तो मिलके परफॉर्म करेंगे, प्लस एक्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो वाई और जेड को उसको देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देना पड़ेगा। फिर शुरू हो जाता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट अगेंस्ट द डेट। एप्रोप्रिएशन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब मैंने आपसे जितने पैसे लिए हम चुकाते समय उतना पूरा पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, जिससे कि पूरा डेट डिस्चार्ज हो जाएगा। मैंने आपको जो पेमेंट किया वो इनसफिशिएंट है, जिसे पूरा नहीं डिस्चार्ज होगा, तो उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट अगेंस्ट डेट। 3 साल पहले 5,000 रुपए का एक लोन अमाउंट था, 3 साल पहले लिया था, पेमेंट नहीं हुआ, टाइम बार हो चुका है। उसके बाद 10,000 रुपए दिए हैं, और एक जमींदार है, पैसे दिए हैं उसने, फिर दूसरा बार उसने 20,000 रुपए दिया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सब मिलकर 50,000 हो चुके हैं। सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन 30,000 का है, जमीन को सिक्योरिटी रखी है। अब डेटर रीपेमेंट करेगा। डेटर ने पेमेंट कितना कितना लिया है, एक बार लिया है 10,000, एक बार लिया था 5,000, टाइम बार हो चुका, उसके बाद लिया 10,000, फिर लिया 20,000, फिर लिया 30,000, 10 20 30 मतलब 60,000 लिए हैं, लेकिन पेमेंट चुकाते समय 60,000 लिए हैं, लेकिन पेमेंट चुकाते समय सिर्फ 30,000 दे रहे हैं। 60,000 लिए हैं, 30,000 दे रहे हैं, तो इनसफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल डेट है ना। रीपेमेंट कर रहा है डेटर, कितना लौटाया, 30,000, लिए हैं 60,000, 10,000, 20,000, 30,000, 60,000, पेमेंट कर रहे हैं 30,000 का, तो 30,000 क्या है, 30,000 क्या है, इनसफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट। 30,000 से हम 60,000 का तो पेमेंट कर नहीं पाएंगे, तो रूल क्या है, पहला रूल है बेटा, पहला रूल है कि एप्रोप्रिएशन बाय डेटर, डेटर ने सेक्शन 59 में बता दिया कि मैं जो 30,000 दे रहा हूँ उससे मैं क्या पेमेंट कर रहा हूँ, उस समय लोन L1 का, L2 का कर रहा हूँ, L3 का मैंने बता दिया। तो आपने अगर एक्सेप्ट किया है पेमेंट, इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड टू दैट डेट बाय द क्रेडिटर। अगर मैंने आपको बता दिया कि जो मैंने 30 दिया उससे मैं L3 का पेमेंट कर रहा हूँ, जो मैंने तीसरा लोन लिया वो तीसरा पूरा डिस्चार्ज, तो अब तो क्रेडिटर वही मानेगा। दूसरा रूल है एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर व्हेन डेटर नॉट, और डेटर ने नहीं बताया तो सेक्शन 60 लगेगा। डेटर ने बता दिया कि 30,000 रुपए से कौन सा डेट डिस्चार्ज होगा, तो भैया क्रेडिटर को वैसे ही अप्लाई करना है। दूसरा केस डेटर ने नहीं बताया,
डेटर डज नॉट इंटीमेट, डेटर ने बेटा इंटीमेट नहीं किया, डज नॉट इंटीमेट, तो क्रेडिटर में अप्लाई, क्रेडिटर में अप्लाई इट एट हिज, तो क्रेडिटर की मर्जी, डिस्क्रिशन उसकी मर्जी कि वो कैसे डिस्चार्ज करेगा, क्रेडिटर की मर्जी। क्रेडिटर चाहे ना बेटा तो वो टाइम बाद जो हो चुका था 5,000 रुपया उसका भी पेमेंट मांग लेगा, बस वो डिस्प्यूटेड डेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो टाइम बाद डेट भी मान लेगा। तुमने क्या बोला, तुमने 30,000 दिए और बोले कि मैंने 5 लिया था, वो टाइम बार हो चुका था, फिर 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया और दिया सिर्फ 30 और तुमने बताया नहीं, तो ये डिस्क्रिशन है, मर्जी है क्रेडिटर की, वो क्या मानेगा, वो चाहे तो 5,000 टाइम बाद डेट वाला भी मान ले, वो चाहे तो 5,000 टाइम बाद डेट वाला भी मान ले, लेकिन वो डेट बस डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। वेदर नाइदर, वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट, अगर किसी पार्टी ने अप्रोप्रिएट नहीं किया तो सेक्शन 61, सेक्शन 61 when neither party makes any appropriation, ना तो डेटर ने बताया और ना क्रेडिटर अप्रोप्रिएट कर रहा है, उस केस में पेमेंट इज टू बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, तो टाइम के आधार पे, जो डेट पहले लिया उसके बाद लिया उसके टाइम के आधार पे डिस्चार्ज मानिए, in order of time including time bar, if the date are equals the payment is to be applied proportionately, जितना डेट लिया उतना ही पेमेंट किया तो फिर प्रोपोर्शनेटली कर दीजिए। एक केस हुआ था आपके बुक में दिया हुआ है, ये केस पूछा आईसीआई ने, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक बार पढ़िए। सोनूमल एक वेल्दी इंडिविजुअल है, लोन दिया है 80,000 का दातूमल को 16/2/19 को, बोरोवर ने फिर से बोला कि और दो 1.5 लाख, मिस्टर सोनूमल अग्री कर जाते हैं बट प्रोवाइडेड, लेकिन बोल रहे हैं कि पार्ट में देंगे, उन्होंने 1.5 लाख जो बाद में मांगा 1,28,000 को पेमेंट कर दिया और रिमेनिंग 50,000 3 मार्च को, 10 तारीख को 10 मार्च को दातूमल ने जब अपना डेट डिस्चार्ज कर रहे थे तो 75,000 सोनूमल को पे किया और बता दिया कि भैया 50,000 वो है जो मैंने 3 को लिया था और बाकी जो 25,000 है वो जो 26 को लिया था उसमें से है। सोनूमल ऑब्जेक्ट कर रहा है दिस अरेंजमेंट को और बोल रहा है कि आस्क द बोरोवर टू एडजस्ट इन ऑर्डर टू डेट ऑफ बोरोवल, कि हम तो भाई बोरोवल जैसे हुआ वैसे करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि दातूमल सही है कि गलत है, आपको डिसाइड करना है कि दातूमल सही है कि गलत है। देखो बेटा, अगर आपने बता दिया कि डेट कैसे डिस्चार्ज होगा तब तो उसी ऑर्डर में होता है, लेकिन आप नहीं बताते कि कैसे होगा तो फिर भैया डिस्क्रिशन हो जाता है क्रेडिटर का, उसकी मर्जी, वो फिर जैसे डिस्चार्ज माने वैसे होगा। तीनों प्रोविजन देख लीजिए, सेक्शन 59, 60, 61 बता दिए तब तो उसी ऑर्डर में मानेगा, नहीं बताए तो क्रेडिटर का डिस्क्रिशन, और दोनों पार्टी ने नहीं बताया पूछा अप्रोप्रिएट किया तो टाइम का आधार, और टाइम के आधार पे टाइम बाय डेट का भी पेमेंट मानेंगे। अब आज यही खत्म करते हैं, कल की क्लास में ये चैप्टर फिनिश करते हैं हम लोग, कल ये फिनिश हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस, फिर हम ब्रिज की ओर मूव करेंगे और इस वीक में यूनिट 6 तक तो कंप्लीट कर ही लेंगे, उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 वीक उसमें लगेगा तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन होगा, फिर सेल्स में चलेंगे, फिर एनआई कराएंगे। चलिए एप्रोप्रिएशन और ज्वाइंट प्रोमिसर का प्रोविजन आज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।